नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 कल मैं आप सभी लोगों के लिए लाया था और पार्ट 1 में हमने उद्योगों का वर्गीकरण डिस्कस किया कि उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है, क्या क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इसमें उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों से, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चाइना में काफी सारे उद्योग आ गए हैं और हमारे भारत देश में अब उद्योग आना स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे भारत देश में उद्योग कम क्यों हैं, चाइना में ज्यादा क्यों हैं, आखिरकार उद्योग जो लगाए जाते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट मिल रहे हैं, कच्चे माल के आधार पर, श्रम के आधार पर, पूंजी के आधार पर, बाजार के आधार पर, जल हो गया, विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार है। अब इन सभी चीजों को समझने से पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको इनके पीडीएफ चाहिए सफलता मंत्र ऐप डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐप की लिंक दे दी है। सफलता मंत्र ऐप पर आपको हमारे एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग एक ना एक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो देखिए, हर साल क्या है कि विश्व बैंक के द्वारा एक इंडेक्स जारी की जाती है जिसको कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, यानी कि व्यापार करने की सुगमता का सूचकांक हर साल जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कौन सा देश है जो कि जहां पर व्यापार करने की सुगमता है, यानी कि कहां पर अगर आप व्यापार करने जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही आसान होगा व्यापार करना, ठीक है। या जैसे कि अगर आप देखो तो चाइना में काफी सारे उद्योग लगे हुए हैं, ठीक है। चाइना में इतने सारे उद्योग क्यों गए? अगर अपने भारत देश की बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत देश का स्थान 63वां है। 63वें स्थान पर हमारा भारत देश आता है। जो देश टॉप 50 की लिस्ट में आते हैं वहां पर व्यापार करना बहुत ही आसान होता है। अब जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। अब हमारा पूरा भारत देश है, ठीक है। सपोज दैट कि आपको यहाँ पर कच्चा माल मिल रहा है, जैसे कि आप कोई लौह इस्पात उद्योग लगाना चाहते हैं, आप कोई लोहे की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर आप लोहे का निर्माण करें, यानी कि लौह अयस्क से लोहा निकालें, ठीक है। तो कच्चा माल लौह इस्पात इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है? इसके लिए कच्चा माल होता है लौह अयस्क, ठीक है। तो जहां पर आपको लौह अयस्क की खदानें मिलेंगी, जहां पर लौह अयस्क मिलेगा आप उसी स्थान पर इसकी फैक्ट्री डालना चाहोगे, ठीक है। सपोज दैट कि यहां पर आपको कच्चा माल उपलब्ध है तो आप यहीं पर फैक्ट्री डालोगे, अगर आपको यहां पर उपलब्ध है तो आप यहां पर डालोगे, ठीक है। अगर यहां पर लौह कच्चा माल उपलब्ध है और आप यहां पर फैक्ट्री डालना चाहोगे तो इसके लिए आपको बहुत अधिक खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कच्चा माल जो होता है ये भी अवस्थिति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगला पॉइंट मिलता है श्रम के आधार पर, ठीक है। श्रम के आधार पर भी उद्योगों को काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सपोज दैट कि अगर आप यूरोप में देखोगे तो वहां पर जो श्रम है वो काफी महंगा है, जबकि अगर आप एशिया में आते हो तो यहाँ पर श्रम सस्ता है। जैसे कि चाइना में और भारत में आबादी बहुत ज्यादा है और जॉब की अगर बात की है, रोजगार की बात की है तो बहुत ही कम है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में आपको लेबर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो भी कंपनियां होती हैं, वो ऐसे स्थान पर अपने उद्योग को अवस्थित करना चाहती है जहां पर जो श्रम है उनको वो मिल जाए और श्रम सस्ता मिले। अब सपोज दैट कि आप दो प्रकार के श्रम होते हैं, ठीक है। पहला श्रम, आप किसी स्थान पर गए और आपने वहां पर लेबर वर्क को देखा तो वहां पर जो आपको लेबर मिल रहे हैं वो 30,000 रुपए महीने के हिसाब से मिल रहे हैं। कितने? 30,000 रुपए पर मंथ उनको चाहिए। आप दूसरे स्थान पर जा रहे हैं जहां पर आपको कोई व्यक्ति है जो केवल 10,000 रुपए पर मंथ आपके लिए काम करना चाहते हैं, तो आप कहां पर उद्योग लगाओगे? ऐसे स्थान पर जहां पर श्रम आपको सस्ता मिले, ठीक है। तो ये भी एक कारक होता है। अगर अपने भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में श्रम काफी सस्ता है, चाइना में भी सस्ता है। चाइना में सस्ता है और चाइना की कंपनी, जो चाइना की सरकार है, उसने कई सारे ऑफर्स देकर के फैक्ट्रियों को अपने देश में बुला लिया था, कंपनियों को अपने देश में बुला लिया। इसलिए वहां पर आज काफी अधिक फैक्ट्रियां, काफी अधिक कंपनियां देखने को मिलती हैं। अब अपने भारत देश के जो मोदी जी हैं ये भी काफी सारे ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर आइएगा और अपने उद्योग को लगाइएगा। तीसरा होता है पूंजी, ठीक है। तो पूंजी के आधार पर सपोज दैट कि आप कोई कंपनी खड़ी करने जा रहे हैं, आप कोई उद्योग लगाने जा रहे हैं, आपने लौह इस्पात उद्योग लगाया है और इस्पात उद्योग लगाने के लिए आपको काफी अधिक पैसों
की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है। अब आप जहां पर लौह इस्पात उद्योग लगाने जा रहे हैं वहां पर अगर कोई बैंक है, ठीक है, अगर कोई बैंक है तो वो आपको पैसा देगी, कर्ज देगी। अगर आप जहां पर लौह इस्पात उद्योग लगाने जा रहे हैं वहां पर कोई आपको पैसे देने वाला नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, पूंजी कोई आपको देने वाला नहीं, तो आप वहां पर फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप दिल्ली में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको दिल्ली में कोई फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको कच्चा माल मिल रहा है और श्रम भी मिल रहा है सस्ता, और दिल्ली में कोई आपके ऊपर पैसा खर्च करने वाला नहीं, यानी कि बैंक वगैरह जो है वो आपको दिल्ली में लोन नहीं दे सकती हैं, तो आप वहां पर अपनी फैक्ट्री नहीं खड़ी कर पाओगे। और अगर आपको दिल्ली में पैसे देने वाली बैंक मिल जाती है कि भाई बैंक हमको पैसा दे रही है, तो आप वहां पर अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाओगे। तो चौथा मिलता है आपको बाजार के आधार पर। अब एक चीज और देखी जाती है, अपने भारत देश में आजकल बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां एंट्री कर रही हैं और यहाँ पर अपने उद्योगों को लगाने, क्यों? क्योंकि देखा गया है कि भारत देश जो है एक बहुत ही बड़े मार्केट के रूप में, आप वो चाहे गेमिंग हो, ठीक है, या फिर वो मतलब कपड़े के ऊपर हो, या फिर खान पान को लेकर के हो, या फिर आपकी गाड़ियों के लेकर के हो, ठीक है। अभी भारत देश में अगर देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से जो कपड़े वाले इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। गाड़ियों को लेकर के आजकल काफी महंगी महंगी गाड़ियां ली जाने लगी हैं, तो वो भी काफी आगे बढ़े। बाजार भी देखा जाता है कि सपोज दैट कि आप कहां पर किसी ऐसे स्थान पर फैक्ट्री लगाने जा रहे हो जहां पर आपको कच्चा माल भी मिल रहा है, श्रम भी मिल रहा है, पूंजी भी मिल रही है, बट वहां पर बाजार नहीं है, मार्केट वहां पर नहीं है, वहां पर आप अपनी चीजों को सेल नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थान पर आप अपनी फैक्ट्री को क्यों लगाओगे, ठीक है। तो बाजार भी इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कारक होता है जो कि इस उद्योग को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला मिलता है जल के आधार पर, ठीक है। तो जल भी एक ऐसा कारक है, जब भी आप किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को लगाने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको क्या है कि पानी वगैरह की आवश्यकता काफी अधिक पड़ेगी। एक कार को बनाने में काफी अधिक वाटर लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने लौह इस्पात उद्योग लगाया तो उसमें काफी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्थानों पर इन उद्योगों को लगाया जाता है जहां से कोई ना कोई नदी बहती हो, ठीक है, कोई ना कोई नदी बहती, किसी ना किसी नदी के किनारे पर ही ये उद्योग लगाए जाते हैं ताकि उनको पानी की आवश्यकता जितनी भी है वो अपनी नदी के माध्यम से पूरी कर सकें, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है विद्युत, ठीक है, विद्युत भी होती है। अब आपने सपोज दैट कि कोई फैक्ट्री लगाई, कोई कंपनी खड़ी की है, तो उस कंपनी को चलाने के लिए, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको विद्युत या फिर क्या है कि आपको कोयले की आवश्यकता होगी, कोयले या फिर जिससे कोल, जिससे आप अपनी विद्युत बना सकें, या फिर कोई फैक्ट्री मतलब, या फिर आपको विद्युत मिले, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें अपने भारत देश में, तो एक शहर है जिसका नाम है एक मिनट, हाँ, एक दिल्ली हो गया, ठीक है। और दिल्ली के बाद में कई सारे बैंगलोर जैसे है, ठीक है। तो बैंगलोर में 24 आवर लाइट बनी रहती है, ठीक है। तो बैंगलोर में जब भी कोई कंपनी लगती है तो उसको बिजली की काफी अधिक आसानी होती है कि वो वहां पर बिजली प्राप्त कर सके, क्योंकि वहां पर 24 आवर लाइट बनी रहती है। अगली चीज होती है भूमि। अभी देखिए क्या है कि जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफी अधिक मतलब मैटर आपको सुनने को मिला होगा। जो लोग उसमें न्यूज वगैरह देखते होंगे उनको पता है कि जब एनडीए की सरकार 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफी अधिक बवाल खड़ा हुआ था, ठीक है। सपोज दैट कि आपने कोई कंपनी खड़ी की, ठीक है, खड़ी करने के लिए आपके पास में आपने देखा कि आप कहां पर, आप कानपुर में आते हैं और कानपुर में अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, और कानपुर में आपको कच्चा माल भी मिल रहा है, सस्ता श्रम भी मिल रहा है, पूंजी भी मिल रही है, बाजार भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, ठीक है, विद्युत भी मिल रही है। अब वहां पर आप जब गए तो आप भूमि लेने के लिए गए कि भाई हम इस कंपनी को खड़ा करेंगे और हमको यहाँ पर जगह चाहिए, और वहां के लोगों ने आपसे कह दिया कि भाई हम यहाँ पर अपनी जगह आपको नहीं दे सकते, भूमि नहीं दे सकते, क्योंकि भारत का एक रूल है कि किसान यहाँ पर मर जाएगा बट अपनी खेती नहीं दे सकते, क्योंकि जो किसान होते हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत ही होती है खेती, ठीक है। अधिकतर ये देखा गया 2014 में जब कंपनियां वगैरह आई तो भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफी ये मतलब एक मैटर ऊपर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर भूमि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है। आजकल क्या है कि सरकार जो होती है, सरकार खुद कंपनियों को भूमि प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि आप इस जगह को लीजिएगा और यहाँ पर अपनी कंपनियां डालिएगा, ठीक है। तो भूमि भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि उद्योगों को प्रभावित करती है। और अगला मिलता है परिवहन को लेकर के। अब देखिए परिवहन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जैसे कि आप किसी कंपनी को आपने लगाया है, ठीक है,
तो क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी को लगाएंगे तो वहां पर आने जाने के लिए आपने इंजीनियर को बुलाया, आपने लेबर को बुलाया, आपने कच्चा माल जो है तो मंगाने के लिए, ठीक है, या फिर जो आपने माल बनाया है उसको यहां से बाहर भेजने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो परिवहन भी होता है जो कि उद्योगों की उपस्थिति को काफी अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। इसके लिए सरकार रोडें वगैरह बनाती है, ठीक है। संचार भी होता है, अगर आप दूसरों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं अपने माल को सेल करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, तो वो भी एक अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। अब जितने भी उद्योग ये होते हैं ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं ज्यादातर जहां पर पोर्ट हो, यानी कि समुद्री पत्तनों के किनारे ज्यादा लगाए जाते हैं, ताकि विदेशों से हम माल को एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट भी कर सकें, यानी कि जो माल कम पड़ रहा है उसे विदेश से मंगा सकें, या फिर विदेश से नहीं, आप देखेंगे तो मुंबई की जो पत्तन वगैरह यहाँ पर काफी अधिक मतलब उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पत्तनों पर उद्योग ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहां से परिवहन थोड़ा सस्ता पड़ता है। नदियों के किनारे उद्योग ज्यादा लगते हैं क्योंकि वहां से भी परिवहन सस्ता पड़ता है। पानी वाले जो जहाज होते हैं उनके ऊपर लाद के माल को एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो परिवहन है और संचार है, आई थिंक ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे उद्योगों की उपस्थिति को ये सारे टॉपिक, ये सारे कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक कमेंट मेरे लिए जरूर करना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है। तो वे कारक जो उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, ठीक है, पूंजी, परिवहन, संचार, विद्युत और बाजार हैं, ठीक है। ये सारे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उद्योग उन्हीं जगह स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक उपलब्ध हो। अब सपोज दैट कि आपने क्या किया है कि आप रेगिस्तान में उद्योग लगाने के लिए चले गए, वहां पर भूमि तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएगी लेकिन ये कारक एक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर उद्योग लगाना बहुत ही कठिन होता है। और आप क्या है कि किसी ऐसे स्थान पर लगाने के लिए गए उद्योग जहां पर ये सभी कारक उपलब्ध हैं, तो वहां पर उद्योग लगाना काफी सरल होता है, ठीक है। तो ये जो कारक हैं जहां पर उपलब्ध होंगे वहीं पर उद्योग लगाना उत्तम होता है और सरल भी होता है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अब संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। देखिए अभी मैंने एक बात बताई थी आप सभी लोगों को कि मोदी सरकार ने जब से चाइना वाला मैटर आया आप लोगों के सामने, गलवान घाटी वाला, तब से सरकार क्या है कि विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री देने के लिए आह्वान कर रही है कि भाई आप हमारे देश में आइएगा, अपने उद्योगों को स्थापित कीजिएगा और हम आपको प्रोत्साहन देंगे, हम आपके लिए बिजली को कम दाम पर देंगे, ठीक है, हम आपके लिए टैक्स में छूट करेंगे। इस प्रकार से ऑफर दे रही है सरकार विदेशी कंपनियों को और कई सारी कंपनियां भारत देश में आ भी रही हैं। अब सपोज दैट देखिए क्या होता है कि ये हमारा मान लीजिए कि भारत देश है, मैं चौकोर बना रहा हूं, ठीक है। अब ये एक ऐसा स्थान है जहां पर ये सभी कारक उपलब्ध हैं, ये स्थान है, ये स्थान है और ये स्थान है, चार स्थानों पर कारक काफी ज्यादा उपलब्ध हैं। तो चारों स्थानों पर क्या है कि उद्योग लग गए। अब जो बीच का एरिया आता है, ठीक है, यहां पर इनमें से कुछ कारक उपलब्ध नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार ये चाहती है कि हर जगह पर उद्योग लगे, जहां जहां पर लोग रहते हैं, जहां जहां पर जनसंख्या, हर जगह पर उद्योग लगे। तो सरकार क्या करेगी, यहां पर कम दाम पर बिजली आपको उपलब्ध करा देगी, आपको भूमि उपलब्ध करा देगी, आपकी जो परिवहन की लागत है उसको कम कर देगी, यानी कि वहां पर सड़कें बनवा देगी, ठीक है, वहां पर जो श्रम है उसको सस्ता कर देगी, ठीक है। तो ये ऐसे ऑफर देकर के, ऐसे प्रोत्साहन देकर के अनेक जगहों पर क्या है कि उद्योगों की उपस्थिति करवाते, उद्योगों को वहां पर लगवाने का काम सरकार कर रही है, ठीक है, ताकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां भी उद्योग स्थापित किए जा सके, ठीक है। और औद्योगिक करण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जहां पर भी उद्योग होते हैं उन जगहों पर जो नगर होते हैं, ठीक है, वहां पर विकास काफी अधिक मात्रा में होता है क्योंकि वहां पर रोजगार लोगों को मिलता है और जब रोजगार मिलता है तभी विकास भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आपको मिलता है औद्योगिक तंत्र। ये टॉपिक एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कृषि तंत्र में, ठीक है। जो पिछला चैप्टर था आपका उसमें हमने कृषि तंत्र को डिस्कस किया था, उसी से रिलेट करता हुआ ये औद्योगिक तंत्र भी है, समझिएगा। औद्योगिक तंत्र में क्या होता है कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत तीन चीज शामिल होती हैं। इसी प्रकार से कृषि में भी निवेश, प्रक्रम और निर्गत तीन चीजें शामिल होती हैं। निवेश में क्या होता है, कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल होती है। प्रक्रम में क्या होता है, कई तरह की क्रियाकलाप शामिल होते हैं जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना। और निर्गत में अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय होती है। अब समझिए इसमें होता क्या है
देखिए निवेश का अर्थ है कि आपने क्या किया, किसी फैक्ट्री को डाला, किसी काम को डाला, कोई उद्योग लगाया, उसके लिए आपने भूमि खरीदी, ठीक है? भूमि खरीदने के बाद में आपने क्या किया, कच्चा माल लेकर के आए, ठीक है? आपने वो पैसे लगाए, ठीक है? इसके बाद में आपने जल की उपलब्धता कराई, परिवहन लेकर के आए, विद्युत लेकर के आए, यानी जितना भी आपने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, उसे कहते हैं निवेश, ठीक है? तो ये जो निवेश होता है, ये काफ़ी प्रभावित करता है उद्योग को। तो दूसरा मिलता है प्रक्रम, यानी कि उसमें जो आपने प्रोसेस किया, जो आपने उसमें वर्क किया, काम किया, जो उसे कहते हैं प्रक्रम, ठीक है? तो आई थिंक कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आएगा। और निर्गत उसे कहते हैं जो उससे उत्पादन होता है। जैसे कि आपने क्या किया, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने आईएएस की तैयारी करने के लिए क्या-क्या निवेश किया? आप कॉपी किताब लेकर के आए, ठीक है? आप बुक्स खरीद के लाए, आपने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया, ठीक है? एडमिशन लेकर के वहां पर पढ़ाई की। इसके बाद में आपने प्रक्रम में किया हुआ एडमिशन लिया, ठीक है? और आपने कॉपी किताब लेकर के आए, किसी जगह पर रहने के लिए गए, ये सारा आपका निवेश हो गया। प्रक्रम क्या हुआ, आपने मन से पढ़ाई की, याद किया, ठीक है, समझा, आपने मेहनत की, वो हो गया आपका प्रक्रम। और निर्गत क्या हुआ, आपने सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आप आईएएस बन गए, तो वो हो गया आपका निर्गत, ठीक है? तो ये औद्योगिक तंत्र के रूप में भी देखा जाता है। अब सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास है, मानव श्रम कारखाना और परिवहन एक प्रकार का निवेश है, ठीक है? और प्रक्रम में ओटाई, बुनाई, कटाई, ठीक है, रंगाई, छपाई, ये सब आ गया। और जिससे कमीज जिसे आप पहनते हैं वो उत्पाद हो गया, ठीक है? देखिए एनसीईआरटी की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी जब भी किसी टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करता है तो सबसे पहले उसके बारे में बताता है, फिर उदाहरण भी उसका देता है, ठीक है? उदाहरण भी देता है कि हाँ भाई देखो ये ऐसा, और बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखा गया है कि कपास की जो खेती होती है, ठीक है? कपास की खेती में क्या है कि आपने क्या किया कि जो सूती वस्त्र उद्योग होता है इसमें कपास की खेती करना, मानव श्रम लगाना, कारखाना लगाना, परिवहन हो गया, ये निवेश हो गया आपका, ठीक है? और प्रक्रम में क्या होता है, उसको ओटा, यानी कि ओटाई की, कटाई की, बुनाई की, रंगाई की, छपाई की, ये आपका प्रक्रम हो गया, यानी कि जो आपकी प्रोसेस आपने उसमें किया। और कमीज जो कि बन के तैयार हुई वो उसका उत्पाद होता है, ठीक है? अब हम औद्योगिक प्रदेश को डिस्कस करते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि सपोज दैट कि ये आपका पूरा भारत देश है, मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं बार बार, ठीक है, गोला कर देता हूं ताकि एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है? और ये आपका छोटा सा प्रदेश है जहां पर कई सारे उद्योग अवस्थित हो गए, कई सारे उद्योग आ गए जो कि यहाँ पर लग गए, ठीक है? और ये जो है यहाँ पर उद्योग बहुत ही कम लगे हैं, बाकी जो एरिया है यहाँ पर उद्योग बहुत कम लगे, यहाँ पर काफी सारे उद्योग लग गए, ठीक है? तो जिस क्षेत्र में उद्योग ज्यादा लगेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो आपके शहर में या फिर आपके गांव में कॉलोनी के नाम होते हैं, फिर जो आपकी जो मोहल्ले होते हैं उनके जो नाम होते हैं उसकी क्या है कि उसी के आधार पर रखे जाते हैं कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं, ठीक है? वहां पर कैसे लोग रहते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि ये आपका एक शहर है, ठीक है? इस शहर में ये आपकी 4-5 कॉलोनी हो गई, 1 2 3 4 4 मोहल्ले हैं। इस मोहल्ले में सभी ब्राह्मण रहते हैं तो इसको ब्राह्मण मोहल्ला कह दिया जाएगा। इस मोहल्ले में सभी ठाकुर यानी कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय लोग रहते हैं तो इसे क्षत्रिय निवास कह दिया जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पर सभी शिक्षक वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर शिक्षक निवास कह दिया जाएगा, शिक्षक मोहल्ला कहा जाएगा। इस एरिया में सभी जो लोग रहते हैं वो अधिकारी लोग रहते हैं, अधिकारी रैंक के लोग हैं, तो इसे अधिकारी मोहल्ला कहा जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सपोज दैट कि आपका ये पूरा देश है, इस पूरे देश में ये एक ऐसा राज्य जहां पर कई सारे उद्योग लगे हैं, ठीक है? तो इसे एक औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगे हैं, ठीक है? और अगला पॉइंट मिलता है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, इसमें पूर्वोत्तर अमेरिका आता है, एक औद्योगिक प्रदेश है, पश्चिम और मध्य यूरोप आता है, पूर्वी यूरोप है, पूर्वी एशिया है। ये कैसे, ये औद्योगिक प्रदेश के रूप में है, ठीक है? अब मुख्यतः औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, देखिए एक बात यहां पर याद रखना, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहां पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है और ये जो एरिया है यहां पर काफी अधिक मात्रा में उद्योग अवस्थित हैं, ठीक है? जितने भी उद्योग आपको जहां तक मिलेंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे, समुद्री पत्रों के समीप मिलेंगे, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होंगे, ठीक है? कोयला क्षेत्रों के निकट इसलिए अवस्थित होते हैं क्योंकि उनको कोल मिल जाता है और जो कोयला मिलता है, ठीक है, उससे वो अपनी विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं या फिर जो भी वो अपना
उद्योग चलाते हैं उसमें कोल से यानी कोयला से क्या है कि अपने उद्योग को चला सकते हैं, एनर्जी इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश जैसे कि मुंबई पुणे शहर हो गया, ठीक है, मुंबई पुणे समूह ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, विशाखापट्टनम गुंटूर है, यहाँ पर गुंटूर नहीं गुंटूर है, ठीक है, सही कर देंगे बाद में। तो उदय विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ हो गया, ठीक है, ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गए। तो ये औद्योगिक प्रदेश भारत के प्रमुख है। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए, ठीक है, अब भारत देश में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है तो आप यहां पर दे सकते हैं। और हाँ, एक मिनट, जो मैंने आपको सबसे पहले यहां पर पढ़ाया था, ठीक है, उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? सपोज दैट कि आप पीसीएस का एग्जाम देने गए हैं, तो पीसीएस के एग्जाम में इसमें ऐसे प्रश्न पूछेगा कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। आप लिख दीजिए, कच्चा माल हो गया, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत हो गया। लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर यह प्रश्न पहुंचता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर आपसे पूछता है कि उद्योगों की अवस्थिति को भारत में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या फिर उद्योगों को मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे प्रश्न इस पर पूछेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप इन सभी को लिखेंगे और एक एक के बारे में, जो कच्चा माल, जैसे कच्चे माल को भी एक्सप्लेन आपको करना होगा, श्रम को भी एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि कच्चा माल है, ठीक है, तो इसके हानि लाभ बताइएगा, जहां पर कच्चे माल उपलब्ध हैं तो उसकी मतलब लाभ क्या होता है, जहां पर उपलब्ध नहीं है उससे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो आप डायरेक्टली इन सभी को उदाहरण को दे सकते हैं और जो डेफिनेशन यहां पर दी गई उसका यूज कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें मेंस में ये प्रश्न आता है, तो एक एक को लिख करके इनको एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा कि कच्चा माल जो है ये अगर उद्योग की स्थिति को प्रभावित करता है तो कैसे करता है, क्यों करता है, ठीक है, ये भी आपको वहां पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम के आधार पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको आंसर कैसा लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विविधता की। आई थिंक कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। औद्योगिक विविधता ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला पॉइंट मिलता है भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। भोपाल में क्या हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। कब? 1984 में 3 दिसंबर, याद कर लीजिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? 12:30 बजे, जब भी आपको ये टाइम लिखा मिले 0:30, ठीक है, तो रात के 12:30 समझ लीजिएगा, ठीक है, 12:30 बजे रात के क्या हुआ था, ये घटना घटित हुई थी तब, और ये घटना अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। कैसी? अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक घटना मानी गई। इस औद्योगिक घटना में क्या हुआ था कि जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ में अत्यंत मिसाइली गैस, जिसका नाम था मिथाइल आइसो साइनेट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये जो गैस है इस गैस का नाम याद कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। इस वजह से ये औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार ऐसा पता चला था, जब ये पूरा इसका गणना की गई, पूरी इसकी जांच कर ली गई, तब ये पता चला था कि 35,598 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी अधिक से अधिक बीमारियों से ग्रसित हैं। कहीं उनको अंधापन है तो कहीं बहरापन है, कहीं प्रतिरक्षा तंत्र उनका विकृत है, ठीक है, और कहीं पर मतलब आंत्रशोध, ठीक है, विकृतियों से भी पीड़ित, यानी कि काफी सारी उनके पास में बीमारियां, काफी सारी पीड़ित काफी सारी बीमारियों से पीड़ित है। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी के कान चले गए, ठीक है, तो ऐसी उनके पास में काफी सारी बीमारियां लगी हुई हैं। इसकी 2-3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये दुर्घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को रात को 12:30 बजे ये दुर्घटना घटित हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये एक औद्योगिक दुर्घटना थी, सॉरी प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी, ठीक है। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसके बाद में हजारों लोग जो थे उनके अंग विकृत हो गए थे, ठीक है, और उनमें काफी सारी बीमारियां हो गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में चीन की भी एक आपको दुर्घटना देखने को मिलती है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ
गांव काओ चोंगगिंग, ठीक है, चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसमें इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये एक मतलब गैस कूप में विस्फोट हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पर ही दुर्घटना हुई थी। ठीक है, ये इतनी बड़ी तो दुर्घटना नहीं जितनी बड़ी ये हमारी भोपाल की गैस त्रासदी दुर्घटना थी। ठीक है, अब कई लोग विस्फोट के बाद में ना भाग सके थे, ना भाग सकने के कारण से वहां पर मर गए थे कि भाई उनके पैर चले गए तो भाग नहीं पाए। ठीक है, कई बच्चे थे जो समय पर भाग गए, उनकी आंख चली गई, त्वचा चली गई, फेफड़े चले गए, इससे मतलब कई सारी बीमारियों से ये भी ग्रसित हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट मिलता है जोखिम कम करने के उपाय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। देखिए, जब भी कोई उद्योग को लगाएं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि अगर वो उद्योग आप लगा रहे हैं उसमें आप खतरनाक चीजों का उपयोग करने वाले हैं, तो जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं उनसे इन उद्योगों को थोड़ा सा दूर लगाया जाए ताकि कोई भी अगर दुर्घटना हो उससे ये लोग प्रभावित ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्योगों के समीप बसने वाले लोग जो हैं दुर्घटना होने वाली स्थिति में विषैली और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। सपोज दैट कि भाई आप कन्नौज में एक उद्योग लगाने जा रहे हैं और कन्नौज के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो इससे इनको बचना कैसे, या फिर अगर कोई दुर्घटना होने वाली है तो वो कैसी दुर्घटना होगी। तो यहाँ पर जो लोग बसे हैं वो अगर कोई दुर्घटना होती तो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब अगर जो उद्योग में कोई दुर्घटना घटित होने वाली है और उससे ये सभी लोग पहले से परिचित हैं और इन्होंने उससे जो भी प्रभाव होने वाले हैं उनका ज्ञान कर लिया है, तो अगर कोई दुर्घटना घटित होगी तो उससे ये बचने के अपने प्रयासों को करेंगे। ठीक है, उससे इनको कम प्रभाव पड़ेगा। यहां पर साफ तौर से बताना यह है कि जब भी आप किसी उद्योग को किसी स्थान पर लगाएं तो उससे जो भी घटना हो सकती है उसके बारे में आसपास रहने वाले लोगों को भी मतलब उनको भी बताओ कि आप इससे सतर्क रहिएगा। ठीक है, ताकि लोग सचेत रह सकें। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। सपोज दैट कि भाई वहां पर आग लग गई तो अग्निशमन वहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो अग्निशमन ये भी होना चाहिए। विषैले पदार्थों का भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। देखिए, यहाँ एक ये लिमिट लगानी चाहिए कि भाई कोई भी कंपनी कोई भी फैक्ट्री अपने पास में इतने से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी होना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकते। ठीक है, ताकि किसी भी शहर में अगर कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित ना हो। सपोज दैट कि आपने भाई कोई फैक्ट्री यहां पर लगाई है और ये इतना प्रदूषण फेंकता है, इतना धुआं निकालता है कि पूरा शहर में धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली जाकर के देखो, दिल्ली में काफी सारी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि काफी ज्यादा प्रदूषण भी फैलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई भी उद्योग लगाएं, तो उसके प्रदूषण को नियंत्रित करके रखें। और इसीलिए कई सारे क्षेत्रों में जब कोई ऐसा उद्योग लगने जाता है जिससे कि प्रदूषण फैलता है तो लोग वहां पर उसका विरोध करते हैं कि भाई आप यहां पर फैक्ट्रियों को मत लगाइएगा क्योंकि इससे प्रदूषण होगा। ठीक है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट यहां पर समाप्त होता है। प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट शाम को 7 बजे जरूर आएगा, आप सभी लोग देखिएगा। और आई थिंक ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी लोग हमको इंस्टाग्राम पर एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, बहुत ही गलत बात है, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराते हैं, वीडियो की लिंक भी देते हैं, वीडियो कब आएगा कब नहीं आएगा हर सूचना आपको देते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी ऐसे कई सारी स्टोरी वगैरह हम आपके लिए लगाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।